गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू करेंगे। जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो ख़त्म हो चुका है। बहुत ही विस्तार पूर्वक हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए हम लोगों ने इसे समाप्त किया है और अब हम नया यानी कि टॉपिक यानी कि मिडिवल हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं और इसको भी हम वन बाय वन करके सारे चैप्टर को डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों को सारी चीज़ें मिलेंगी। तो खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैसेज कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत करेंगे और आज आपका जो क्लास है ये राजनीतिक विस्तार देखेंगे हम। और राजनीतिक विस्तार में हम देखेंगे महमूद गजनवी के बारे में। हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया था कि महमूद गजनवी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था और किन क्षेत्रों पर उनका अधिकार था। इसके बाद आप देखेंगे कि जो महमूद गजनवी हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और जब मृत्यु हो जाएगी तो आपको पता है कि जो सिंहासन है वो खाली हो जाता है। ऐसे टाइम पे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। तो महमूद गजनवी के मृत्यु के बाद गजनी साम्राज्य में फिर से उत्तराधिकार का प्रश्न खड़ा हो जाता है और वहाँ पर लोग आपस में प्रतिद्वंद्विता करने लगते हैं कि कैसे हम उस पर अधिकार करें, यानी कि जो साम्राज्य है या जो क्षेत्र है वो हमारे कब्जे में आ जाए। तो आज हम उसी को देखेंगे, यानी कि गजनी जो राजवंश है वहाँ पर किस शासक का जो है स्थापना हो जाती है या कौन सा शासक कंट्रोल कर लेता है और उसके बाद जो क्षेत्र विस्तार है वो किस तरह से होता है। तो आज हम देखेंगे मोहम्मद गौरी को, जिन्होंने गजनी साम्राज्य पर अपना अधिकार किया और अधिकार करने के बाद वो भारत की तरफ विस्तार करने लगे। यहाँ पर आप देखेंगे मोहम्मद गजनवी के मरने के बाद जो गजनी साम्राज्य है इसके आसपास दो राजवंशों का उदय हुआ। एक जो उत्तर पश्चिम के अफगानिस्तान क्षेत्र में हुआ वो गौर साम्राज्य का था और एक ईरान क्षेत्र में साम्राज्य या वंश की स्थापना हुई जिसे ख्वारिज्म राजवंश कहते हैं। गजनवी के उत्तराधिकारी बहुत कमज़ोर थे तो वो शासन को ठीक से नहीं संभाल पा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जो अफगानिस्तान की दूसरी शाखा थी जो गौर राजवंश की थी, यहाँ का जो शासक था ये काफ़ी शक्तिशाली था और उसकी शक्ति को कम करने के लिए जो गजनवी का उत्तराधिकारी था उसने उसके दोनों छोटे भाइयों की हत्या कर दी ताकि जो गौर साम्राज्य है वो गजनी की तरफ ना बढ़े या गजनी पर अधिकार करने का प्रयास ना करे, क्योंकि उस समय जो गौर साम्राज्य था यही शक्तिशाली साम्राज्य था। लेकिन हत्या हो जाने के बाद जो वहाँ का राजा है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और गजनी साम्राज्य पर आक्रमण करके वहाँ पे बहुत ज़्यादा कत्लेआम मचा देते हैं। कत्लेआम इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनको उपाधि दे दी जाती है कि जो है लोगों की हत्याएं करने वाला। और उसके बाद जो गजनी साम्राज्य है उस पर गौर साम्राज्य का अधिकार हो जाता है और यही जो गौर साम्राज्य है यही आगे चल करके जो मोहम्मद गौरी हैं उनका साम्राज्य बनेगा। तो हम इसी को डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो है गजनवी की जो मृत्यु है 1030 ईस्वी में हुआ और उस समय ईरान में ख्वारिज्म वंश और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है यहाँ पे गौर राजवंश आया। गौर राजवंश का जो शासक है ये अलाउद्दीन हुसैन शाह है जो कि काफ़ी शक्तिशाली है और इनके दो भाई हैं जिनकी हत्या की है गजनवी के उत्तराधिकारी बहराम शाह ने। और हत्या करने के बाद ये सोच रहे थे कि जो अलाउद्दीन हुसैन शाह है ये कमज़ोर हो जाएंगे और गजनी साम्राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे या गौर साम्राज्य कमज़ोर हो जाएगा तो हम उस पर अधिकार कर लेंगे। लेकिन इनका ये सपना पूरा नहीं हुआ। जो हुसैन शाह हैं यानी कि जिनके भाइयों की हत्या हुई थी, इन्होंने गजनी साम्राज्य में कत्लेआम मचा दिया, यानी कि बदला लेने का प्रयास किया। उसी समय इनको उपाधि दी गई जहाँ सोज की, जिसका मतलब होता है विश्व का दाहक, यानी कि विश्व को जलाने वाला। क्योंकि जो हुसैन शाह है इन्होंने गजनी साम्राज्य को पूरी तरह से नष्ट कर दिया या ध्वस्त कर दिया, उसको जला दिया था, तो इन्हें वहाँ पे ये उपाधि दी गई थी। यानी कि जो गजनी है अब इस पर इस गौर राजवंश का अधिकार हो गया है और ये जो गौर राजवंश है इस पर आप देखेंगे जो शासक है महत्वपूर्ण शासक ये अलाउद्दीन हुसैन शाह है, ये बहुत शक्तिशाली शासक है। गजनी साम्राज्य समाप्त हो जाता है, उस पर एक छोटी सी जो शाखा है गजनी में गूज शाखा का अधिकार रहता है और इस शाखा को समाप्त करने के बाद जो गौर शासक हैं गयासुद्दीन ने कब्जा कर लिया। यानी कि जो अलाउद्दीन हुसैन शाह है इनका उत्तराधिकारी जो है वो गौर शासक गयासुद्दीन है और गयासुद्दीन ने गजनवी का जो साम्राज्य है गजनी क्षेत्र इस पर पूरी तरह अधिकार किया और किसे हरा करके, तो ये गूज जो है शाखा के लोग यहाँ पे शासन करते थे। इनको समाप्त करने के बाद गौर शासक गयासुद्दीन ने गजनी जो साम्राज्य इस पर अधिकार कर लिया। ये जो गयासुद्दीन है इनका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम आप देखेंगे मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी है। यही मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी को हम इतिहास में
गौरी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था और तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध, इस तरह के युद्ध लड़े थे। तो यही हैं वो मोहम्मद गौरी, जो किसके भाई हैं? गयासुद्दीन के, जो गद्दी पर बैठे हैं 1163 में। और इन्होंने अपने छोटे भाई, जिसका नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी है, इसको गौर राजवंश का शासक बना दिया है, यानी कि जो गजनी का शासक बना दिया है। गजनी पर आक्रमण करने के बाद, अधिकार करने के बाद, जो गयासुद्दीन है, इन्होंने अपने छोटे भाई मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी को, जो गौरी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हैं, इनको गजनी का शासक बना दिया। और ये जो मोहम्मद गौरी हैं, इन्होंने अपनी पूरी शक्ति भारत की तरफ विजय करने में लगा दिया या क्षेत्र विस्तार करने में लगा दिया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी हैं, ये कहाँ के राजा हैं? तो ये गजनी के राजा हैं। और गजनी का राजा इन्हें किसने बनाया है? तो इनके बड़े भाई गयासुद्दीन ने बनाया है। इनका नाम गयासुद्दीन गौरी है और इनका नाम मुइजुद्दीन गौरी है। तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना है। मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी वो गौरी है जो इतिहास में प्रसिद्ध है, जिन्हें हम जानते हैं, और गयासुद्दीन गौरी इनके बड़े भाई हैं जो कि युद्ध कर रहे हैं। ये जो हैं, ये खुद गौर साम्राज्य को संभालते हैं और इनको गजनी साम्राज्य दे देते हैं। इनका जो ध्यान है ये मध्य एशिया की समस्याओं पे है, यानी कि जो मध्य एशिया में उथल पुथल चल रहा है, कैसे उसको शांत करके अपना साम्राज्य विस्तार जो है वो मध्य एशिया की तरफ किया जाए। और दूसरी तरफ इनका जो छोटा भाई है, जिसका जो राजधानी है या जो साम्राज्य है वो गजनी में है, इसका जो पूरा ध्यान है ये भारत की तरफ क्षेत्र विस्तार करने में है। तो दोनों भाई अलग अलग दिशाओं में क्षेत्र विस्तार करने के लिए अग्रसर हैं। मुइजुद्दीन जो गौरी हैं ये गजनी से भारत की तरफ बढ़ेंगे, और जो गयासुद्दीन गौरी हैं ये गौर साम्राज्य से मध्य एशिया की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ से हम बच्चों आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, यानी कि अब ये भारत आएंगे और भारत के क्षेत्रों पर अधिकार करेंगे। इनका जो टाइम पीरियड है 1173 से 1206 ईस्वी है। उद्देश्य क्या था इनका? तो पंजाब सिंध को जीतना। ये चाहते थे कि भारत की तरफ बढ़े और जो गजनी साम्राज्य के पास का क्षेत्र है, खास करके पंजाब और जो सिंध का क्षेत्र है, इस पर अधिकार कर ले। उसके लिए इन्होंने सुलेमान पहाड़ियों के बजाय, आपको पता है सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं, किरथर की पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सीमाओं का निर्धारण करती हैं। तो आप देखेंगे कि जो मुइजुद्दीन गौरी हैं ये सुलेमान पहाड़ियों के बजाय बोलन दर्रे से आते हैं, और बोलन दर्रा जो है ये किरथर पहाड़ियों में है, यानी कि ये किरथर पहाड़ियों में है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, किरथर पहाड़ियों में है ये बोलन दर्रा, और इसी से भारत में प्रवेश करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गौरी किस दर्रे से भारत में प्रवेश किए थे? तो बोलन दर्रे से। इसके अलावा इसके पहले आपने देखा था जो सिकंदर थे, उन्होंने भी बोलन दर्रे, खैबर दर्रे, बोलन दर्रे से प्रवेश किया था। तो खैबर दर्रा, बोलन दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो विदेशी आक्रमण हुए हैं इन्हीं दर्रों से भारत में प्रवेश किया करते थे, या जो व्यापार होता था इन्हीं दर्रों से व्यापार हुआ करता था। जो विदेशी यात्रियों का आवागमन होता था उन लोगों का भी आवागमन इन्हीं दर्रों से होता है। और दर्रे क्या होते हैं? दो पहाड़ियों के बीच का जो पतला सकरा भाग होता है, जिसको लोग रास्ते के रूप में उपयोग करते हैं, उसी को दर्रा कहते हैं। यानी कि कहीं पे पहाड़ियों की श्रृंखला हो और उसके बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गैप हो जाए तो उसी को दर्रा कहते हैं, और लोग वहाँ से अपना रास्ता बना लेते हैं। क्योंकि प्राचीन काल में इतनी जो टेक्नोलॉजी थी ये तो थी नहीं कि पहाड़ियों को तोड़ करके रास्ते बनाए जाएँ। तो नेचुरली जो गैप बन जाता है दो पहाड़ियों के बीच में, उसी गैप को लोग रास्ते के रूप में उपयोग किया करते थे, चाहे आक्रमण के लिए, चाहे व्यापार के लिए, या और दूसरे ज़रूरतों के लिए। तो ऐसे ही खैबर दर्रा, बोलन दर्रा जो है काफ़ी फेमस है, और बोलन दर्रे से जो गौरी हैं वो भारत में प्रवेश करते हैं। और इनका सबसे पहला जो आक्रमण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आया है कि गौरी का जो पहला आक्रमण है वो कब हुआ और कहाँ हुआ? तो 1175 ईस्वी में गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया था, और मुल्तान पर आक्रमण करने के बाद इस पर कब्जा कर लिया था। ये गौरी का भारत में पहला विजय था, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसने सिंध पर भी आक्रमण करके सिंध को भी जीत लिया। आगे इसने गुजरात पर आक्रमण किया, और आबू पर्वत के निकट, यानी कि जो माउंट आबू है ये आप जानते हैं राजस्थान और गुजरात के सीमा बॉर्डर पे पड़ता है, ज़्यादातर विस्तार इसका राजस्थान में है। तो माउंट आबू पर्वत के निकट 1178 में भीम द्वितीय ने अपनी माता नायिका की मदद से जो है इनको क्या किया है? हरा दिया है। जो मोहम्मद गौरी हैं इनको गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने पराजित किया अपनी माता नायिका की मदद से।
तो भी एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन कि मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने हराया था, तो भीम द्वितीय। या किस राज्य के शासक ने हराया था, तो गुजरात के शासक ने। और ये जो गौरी है इनका भारत में पहला हार है। पहली विजय मुल्तान विजय है और पहला जो हार है ये गुजरात में हार मिला है इनको। और कौन है शासक? भीम द्वितीय। इस हार के बाद गौरी को एहसास हुआ कि उन्हें इस तरह से आक्रमण नहीं करना चाहिए था, बल्कि उन्हें सबसे पहले पंजाब पर अधिकार करना चाहिए था। वो पंजाब को छोड़ते हुए गुजरात चले आए, ये उनकी गलती है। तो सबसे पहले पंजाब पे अधिकार करना होगा और पंजाब पे अधिकार करने के बाद दिल्ली की तरफ बढ़ना होगा और उन क्षेत्रों को जीतने के बाद गुजरात की तरफ आना है। तो यहाँ से जो गौरी वापस लौट जाते हैं और जो पंजाब का क्षेत्र है उस पर आक्रमण करते हैं। पंजाब में जो गजनी राजवंश था उसी का एक तरीके से कहीं उत्तराधिकारी शासन करता था, जो बहुत ही कमज़ोर उत्तराधिकारी था, क्योंकि ये सारा क्षेत्र जो है वो गजनी साम्राज्य का हिस्सा था। इसलिए यहाँ पर उन्हीं का उत्तराधिकारी था जो बहुत ही कमज़ोर शासक था, जिसको हराना मोहम्मद गौरी के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था और उन्होंने उसको हराया और हराने के बाद पंजाब पर अधिकार कर लिया। तो यहाँ तक देखेंगे बच्चों, जब उनका पंजाब पर अधिकार हो जाता है तब उनको थोड़ी सी मजबूती मिलती है। और इसके अलावा ये क्या करेंगे, गौरी ने पंजाब पर अधिकार कर लिया और इसके अलावा 1179 में इन्होंने पेशावर पर भी अधिकार कर लिया। 1179 इंपॉर्टेंट डेट है। इन्होंने क्या किया है, पेशावर पर अधिकार किया और 1185 में सियालकोट पर अधिकार कर लिया। यह भी पंजाब का ही भाग है, क्योंकि पंजाब छोटा नहीं था, काफ़ी बड़ा था। आप जानते हैं हमारे देश का विभाजन होने के बाद पंजाब के दो भाग हो गए, एक पंजाब जो पाकिस्तान में पड़ता है या पाकिस्तान वाला पंजाब, और एक पंजाब जो भारत में पड़ता है। तो ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र था, तो इसके पूरे क्षेत्र पर इन्होंने धीरे धीरे करके अधिकार किया है। और उस क्रम में आप देख रहे हैं इन्होंने पेशावर पर अधिकार किया है 79 में और 85 में सियालकोट पर अधिकार किया है और 1186 में इन्होंने लाहौर पर अधिकार कर लिया है, जो कि पंजाब के पास में ही पड़ता है लाहौर। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, अधिकार कर लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे है, इसके साथ ही साथ इन्होंने संपूर्ण जो है पंजाब उसके सभी हिस्सों पर अधिकार कर लिया, यानी कि पूरा पंजाब भारत का और पाकिस्तान का मिला के ये गौरी साम्राज्य में शामिल हो गया। दक्षिण पूर्व के आक्रमण, मतलब ये जो है गौरी पंजाब पर अधिकार करने के बाद ये दक्षिण पूर्व के आक्रमण करना चाहता था, यानी कि जहाँ राजपूत राज्य विद्यमान थे। दक्षिण पूर्व यानी कि अगर पंजाब या आप लाहौर में हैं तो लाहौर से अगर दिल्ली की तरफ का आप दिशा देखेंगे तो वो दक्षिण पूर्व में पड़ता है। यानी कि आप चाहते हैं कि ये दिल्ली की तरफ आक्रमण करना या दक्षिण पूर्व या दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं उन पर अधिकार करना। और यहाँ पर उस समय जो शासक शासन कर रहे थे वो चौहान वंश के सबसे प्रतापी शासक या समकालीन सबसे महान या शक्तिशाली जो शासक थे वो पृथ्वीराज थर्ड थे, जिन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। और इन्होंने अपना अधिकार दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में अजमेर तक कर रखा था। आपको पता है यह जो दिल्ली है ये सबसे पहले राजधानी तोमर राजवंश का बना था, यानी कि सबसे पहले जिन्होंने अपनी राजधानी बनाई दिल्ली को वो तोमर राजवंश था। और तोमर राजवंश में जो व्यक्ति था जिसने अपनी राजधानी बनाई थी वो अनंगपाल थे। यहाँ पर ये शासन कर रहे थे तोमर राजवंश के लोग। पहले ही ये जो है अधीनता स्वीकार कर रखे थे परमार राजवंश का, लेकिन आगे चल कर के जो पृथ्वीराज चौहान है या चौहान वंश के जो शासक हैं इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, तो ये जो दिल्ली का क्षेत्र है ये चौहानों के अधीन आ गया था। ऐसे में जो गौरी हैं अब इनको पृथ्वीराज चौहान से टक्कर लेना था, क्योंकि दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है वो पृथ्वीराज चौहान के हाथों में है और गौरी को इसी तरफ क्षेत्र विस्तार करना है। तो अब दोनों लोगों के बीच युद्ध होना लाजमी हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों ने देखा बच्चों। आगे है कि दिल्ली या जिसको ढिल्लिका भी कहा जाता था, इसकी स्थापना तोमर शासकों ने की है, खास करके शासक अनंगपाल ने किया है और ये 8वीं शताब्दी में किया गया था। आप देखेंगे जो दिल्ली की स्थापना है या जो आप देखेंगे राजधानी बनी दिल्ली तो ये 8वीं शताब्दी में बनी है। इसके पहले जो दिल्ली है इतना महत्वपूर्ण नहीं था। या आप देखेंगे कि दिल्ली का कहीं नामो निशान ही नहीं था, कहीं इसका उल्लेख ही नहीं मिलता है। खास करके आप देखेंगे सल्तनत काल में दिल्ली बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी और फिर जब आप देखेंगे आधुनिक काल आएगा तो फिर से दिल्ली का अस्तित्व उतना नहीं रह जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि जब 1911-12 में हार्डिंग का शासनकाल आएगा तो फिर से एक बार दिल्ली को राजधानी बनाया जाएगा, क्योंकि उस समय तक जो राजधानी है वो कोलकाता हो गया था।
तो अब जब राजधानी दिल्ली बनेगी तो फिर से दिल्ली महत्वपूर्ण हो जाएगी, और अभी तक हमारी जो दिल्ली है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भी वो हमारी राजधानी है। तो आप देखेंगे जो दिल्ली का उदय है या जो उद्भव है ये बहुत बाद में हुआ है, 8वीं शताब्दी में हुआ है, और इसको पहली बार अपनी राजधानी के रूप में तोमरों ने इस्तेमाल किया, और यहीं से इसकी जो एक तरीके से कहेंगे महत्व है वो बढ़ गया, और अब हर राजवंश के लोग इसको अपनी राजधानी के रूप में उपयोग करेंगे, चाहे वो सल्तनत काल के 5 राजवंश हों, और वो राजवंश आगे पढ़ाएंगे कि पहला गुलाम वंश है, दूसरा जो है खिलजी वंश है, तीसरा तुगलक वंश है, चौथा सैयद वंश है, 5वां लोदी वंश है। इन 5 राजवंशों के शासकों ने दिल्ली को अहमियत दिया और दिल्ली को अपनी राजधानी के रूप में उपयोग किया। आगे चल के मुगल वंश के सारे शासकों ने दिल्ली को ही राजधानी बना करके और अधिकार कर रखा था या शासन कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज़ों का टाइम आने पर जो दिल्ली है इसका महत्व फिर कम हो जाता है, और जो कोलकाता है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और उसी को लोग राजधानी के रूप में उपयोग करने लगते हैं। लेकिन 1911-12 में आप देखेंगे हार्डिंग के शासनकाल में वापस जो दिल्ली है इसे राजधानी बना दिया जाता है। 1911 में एक घोषणा की जाती है और 1912 में इसे बना दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों, ये दिल्ली का इतिहास है, और यहीं से जो दिल्ली है ये महत्वपूर्ण हो जाएगा लोगों के लिए। दिल्ली पर पृथ्वीराज तृतीय का अधिकार था। इन्होंने चंदेलों को हराया और उनके दो सेनापति आल्हा और उदल को मारा या मारे गए इस युद्ध में। यानी कि ये जो पृथ्वीराज तृतीय हैं इन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार करना शुरू किया, और इसी क्रम में इन्होंने चंदेलों के ऊपर आक्रमण किया। मैंने बताया था इसके पहले चंदेल जो है राजपूत थे, जो कि बाद में आप देखते थे प्रतिहारों के यानी कि गुर्जर प्रतिहारों के समाप्ति के बाद ये उभर करके सामने आए थे। और ये मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र है खजुराहो का जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, वहीं पर इनका उद्भव हुआ था, और इन्होंने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया था। तो यही वो चंदेल शासक है जिनके ऊपर पृथ्वीराज तृतीय आक्रमण करेंगे। और यहाँ जो चंदेल शासक हैं इनके 2 बहुत ही बहादुर सेनापति थे, या जो बहुत ही शक्तिशाली सेनापति थे, जिनका नाम आल्हा और उदल था। इनकी जो कहानियाँ हैं, इनकी जो गाथाएं हैं आज भी प्रचलित हैं। आज भी गांव में आम जनजीवन में लोग इनके नाम को जानते हैं कि ये बहुत ही शक्तिशाली या बहुत ही बढ़िया युद्ध कौशल वाले व्यक्ति थे। और ये दोनों जो सेनापति हैं बहुत वीरता से लड़ते हैं पृथ्वीराज चौहान से, लेकिन पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए ये वीर गति को प्राप्त होते हैं या इनकी मृत्यु हो जाती है युद्ध भूमि में। तो ये जो आल्हा उदल हैं ये दोनों लोग जो है चंदेल राजवंश से संबंधित हैं, और इनकी जो मृत्यु है ये पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए हुआ था। एक बात ज़रूर ध्यान रखेंगे बच्चों कि पृथ्वीराज चौहान की बात अगर हो रही है, खास करके जो तराइन के युद्ध से संबंधित हैं या चंदावर के युद्ध से संबंधित हैं, तो ये पृथ्वीराज तृतीय हैं। एग्जाम में आता है कि पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध राजा कौन से नंबर के थे, तो पृथ्वीराज प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ करके ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा। उसमें जो पृथ्वीराज तृतीय हैं यही वो पृथ्वीराज हैं जिन्होंने गौरी से युद्ध किया है, और जिन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ तक आई होप बच्चों क्लियर हो गया होगा। पृथ्वीराज ने गुजरात पर भी आक्रमण किया, लेकिन भीम द्वितीय से हार गए। यानी कि जो पृथ्वीराज चौहान है ये अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश तक के क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया है, और अब ये जो अपना साम्राज्य विस्तार है ये गुजरात की तरफ करना चाह रहे हैं, और वहाँ पे साम्राज्य विस्तार करने के लिए इन्होंने आक्रमण किया। और उस समय जो वहाँ का शासक है वो भीम द्वितीय है, और जिसने क्या किया है, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया है। पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने हराया है, बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने हराया, और हारने के बाद पृथ्वीराज जो चौहान है इनका क्षेत्र विस्तार नहीं हुआ। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि जो गौरी हैं इनको भी इसी भीम द्वितीय ने हराया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये जो भीम द्वितीय हैं ये बहुत ही शक्तिशाली शासक हैं, और इन्होंने इसके पहले गौरी को हराया था। इसके जहाँ से गौरी ने अपना जो रणनीति है वो चेंज कर दिया और वो पंजाब के क्षेत्र में चला गया, और वहाँ पे आक्रमण करने के बाद अब दिल्ली की तरफ सोच रहा है। दूसरी तरफ हम पढ़ रहे हैं कि दिल्ली में उस समय चौहान शासक हैं जो अपना साम्राज्य विस्तार करने में लगे हुए हैं। अब ये 2 साम्राज्यवादी शासक जो है टकराएंगे और फिर वहाँ पे युद्ध होगा। तो भीम द्वितीय ने इनको हरा दिया। मालवा के परमार्दिदेव को भी पराजित किया है पृथ्वीराज चौहान ने। तो इम्पॉर्टेंट है, मालवा के शासक थे परमार्दिदेव, इनको भी पृथ्वीराज चौहान ने हराया और इनके साम्राज्य पर अपना अधिकार किया। इसके अलावा गढ़वालों से चौहान की शत्रुता थी। गढ़वाल राजवंश का राजा जयचंद था, जिसके बारे में आपने बहुत अच्छे से सुना है कहानियों में और जानते भी होंगे।
जो जयचंद हैं ये गढ़वाल राज्य की राजधानी है, गढ़वाल राज्य के राजा हैं और ये कभी नहीं चाहते थे कि जो पृथ्वीराज चौहान है ये दिल्ली पर अधिकार करे या अपना क्षेत्र विस्तार करे इतना ज़्यादा कि उनका जो साम्राज्य है वो प्रभावित हो। तो ये पसंद नहीं करते थे पृथ्वीराज चौहान को उनकी साम्राज्यवादी नीतियों की वजह से। और दूसरा ऐसा भी मतलब जो है माना जाता है कि जो पृथ्वीराज चौहान है उनकी पुत्री संघमित्रा को अपहरण करके ले गए थे, यानी कि ज़बरदस्ती लेकर के गए थे, इस वजह से भी वो उनसे बहुत नाराज़ थे। तो इनकी जो दुश्मनी है ये चली आ रही थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे इनकी दुश्मनी का भी सामना पृथ्वीराज चौहान को करना पड़ेगा। 1186 में ताबर हिंद पर गौरी का अधिकार हो गया। 1186 में जो गौरी है इन्होंने क्या किया है, ताबर हिंद पर आक्रमण कर लिया है और यही कारण बना तराइन के फर्स्ट युद्ध का, यानी कि जो गौरी है ताबर हिंद पर जब अधिकार कर लेते हैं तो ये जो हिस्सा है पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य से जो है मिलता है। और पृथ्वीराज चौहान बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके पड़ोस में कोई ऐसा शासक आए जो उन्हें डिस्टर्ब करे। तो ऐसे में अब दोनों लोगों का भिड़ना या आपस में जो लड़ाई होना है वो लाजमी हो गया है, या ये जो है मोस्टली आप देखेंगे कि अब ये जो है मुमकिन हो गया है। और जो युद्ध होता है इसके परिणाम के बाद वो होता है तराइन का प्रथम युद्ध, और ये जो हुआ था 1191 में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो ये 1191 में हुआ था, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 1191 का डेट। तो इसको आप लोगों को बिल्कुल ध्यान देना है। जो तराइन का प्रथम युद्ध है वो 1191 में हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और इस युद्ध में जो शासक है मोहम्मद गौरी, ये क्या होते हैं, बुरी तरह हार जाते हैं पृथ्वीराज चौहान से, और हारने के बाद मैदान छोड़ करके भागना शुरू कर देते हैं। ऐसे टाइम में जो पृथ्वीराज चौहान है इनके ऊपर वार नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ के जो राजपूत हैं उनके जो वसूल हैं वो उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं देते कि जो निहत्था व्यक्ति भाग रहा है उसके ऊपर पीछे से वार नहीं किया जाता है, या अगर कोई शरण में आया है तो उसे माफ़ कर दिया जाता है, उसकी सुरक्षा की जाती है। तो अपनी इन्हीं राजपूताना नीतियों की वजह से ये गौरी को छोड़ देते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अगर वो उस समय गौरी को पकड़ लेते, गिरफ्तार कर लेते, तो जो तराइन का दूसरा युद्ध है ये नहीं होता, और शायद भारत का जो इतिहास है वो कुछ और ही होता। लेकिन पृथ्वीराज चौहान की इस नीति ने, यानी कि गौरी को जाने देने वाली जो उनकी नीति थी, इसकी वजह से इतिहास में इतना बड़ा बदलाव आया। और इतने लंबे समय तक जो विदेशी शासक थे उन्होंने भारत पर अधिकार किया और शासन किया, और ये सिलसिला चलता रहा। तो कभी कभी एक छोटी सी गलती या एक छोटा सा चूक जो है इतिहास बदल देता है। तो यहाँ आप देखेंगे इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव आया है कि जो गौरी है वो वहाँ से युद्ध भूमि से भाग जाते हैं जान बचा करके, और जाने के बाद ऐसा माना जाता है कि उन्होंने बहुत दृढ़ संकल्प किया कि मैं पृथ्वीराज को हराऊंगा और भारत पर फिर से अधिकार करूंगा। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को टूटने नहीं दिया और रात दिन एक कर दिया। सैनिकों को जुटाने में, उनको प्रशिक्षण देने में मेहनत किया खूब, और पूरा जो है अपनी पूरी शक्ति लगा दी अपने आप को मजबूत करने में। दूसरी तरफ जो पृथ्वीराज चौहान हैं, बहुत सारे युद्धों में जीतने के बाद उनके अंदर थोड़ा सा दम्भ आ गया था कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता, उनके पास एक विशाल सेना है। उन्होंने गौरी की तरफ ध्यान नहीं दिया कि गौरी वापस हमला कर सकता है, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए, या अपनी सेना को प्रशिक्षित करना चाहिए, या अपने आप को मजबूत करना चाहिए। और उन्होंने अपने पड़ोसियों से भी जो है सहयोग नहीं लिया, क्योंकि साम्राज्य विस्तार की वजह से इनके जो पड़ोसी थे इनसे नाराज़ रहते थे, वो पसंद नहीं करते थे। खास करके जो जयचंद है, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने मोहम्मद गौरी को जो है इनवाइट किया था, यानी कि उनको न्योता दिया था कि आप आइए पृथ्वीराज चौहान को हराइए, और उसके बदले में आपको बहुत बड़ा क्षेत्र भी मिलेगा और साथ में बहुत ज़्यादा धन भी मिलेगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो राजा हैं जयचंद, ये सोचते थे कि जो गौरी है विदेशी है, यहाँ पे शासन नहीं करेगा, मोहम्मद गजनबी की तरह पैसे धन लूट करके वापस चला जाएगा, और जो क्षेत्र है वो हमारे अधीन आ जाएगा, और हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा जो हम नहीं ले पा रहे हैं पृथ्वीराज चौहान से। तो वो अपनी शत्रुता भी यहाँ पे सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ पे बहुत सारा रीज़न बन जाता है। एक तो जो है पृथ्वीराज का गौरी को छोड़ना बहुत बड़ी भूल थी। दूसरा, दोबारा उस पर ध्यान न देना और उसके लिए तैयार ना होना,
दूसरी सबसे बड़ी भूल थी। और तीसरा, जब वो दोबारा आक्रमण किया तो उन्होंने अपने सहयोगी राजाओं की मदद नहीं ली या पड़ोसी राजाओं की मदद नहीं ली, और यहाँ पे कूटनीति का आप देखेंगे सहारा नहीं लिया। और इन्हीं 2-3-4 गलतियों की वजह से जो पृथ्वीराज चौहान है ये दोबारा जब 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है तो वहाँ पे हार जाते हैं। तो ये कितनी बड़ी भूल थी। शुरुआत से ही हमारे यहाँ के शासकों ने इस तरह की बहुत ज़्यादा भूलें की हैं कि उन्होंने हमेशा दुश्मन को हल्के में लिया और अपने पड़ोसियों को कभी अपना दोस्त बनाने का प्रयास नहीं किया। और यही रीज़न है कि वो बार बार हारते रहे, और यही रीज़न है कि बार बार हमारे ऊपर जो विदेशी हैं वो शासन करते रहे, और इतना ज़्यादा दिनों का जो शासन है वो विदेशियों का रहा हमारे ऊपर। तो यहाँ पर ये था प्रथम युद्ध के बारे में जो मैंने डिटेल बताया आप लोगों को, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा युद्ध जो हुआ था ये 1192 में हुआ था बच्चों, डेट याद रखेंगे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, और सेकंड जो युद्ध है 1192 में। पहले में गौरी जो है वो हारे थे, चौहान जो है जीत गए थे। दूसरे में चौहान हारे थे और गौरी जीत गए थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ से पृथ्वीराज चौहान जो है मैदान से निकल भागे थे, लेकिन उनको पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसके बारे में जो विद्वान हैं उनमें बहुत सारा मतभेद है। कोई कहता है कि उन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया गया और वहीं पे तत्काल उनकी हत्या कर दी गई, तो किसी विद्वान का मत है कि नहीं, उन्हें पकड़ करके मुल्तान या गजनी ले जाया गया और वहाँ पर उन्होंने गौरी के अधीन कुछ दिनों तक शासन किया था। और इस बात का उल्लेख सिक्कों पर मिलता है। और जो हमारे यहाँ के लेखक हैं, खास करके जो चंद्रबरदाई हैं, वो कहते हैं कि गौरी को गजनी ले जाया गया, जहाँ पर उन्होंने तीर चला करके गौरी की हत्या कर दी थी। और इसी तरह की जो किस्से कहानियाँ हैं वो आज भी जो लोकल स्तर के लोग हैं उनके बीच प्रचलित हैं। और वहाँ पे यही सुनाया जाता है कि जो पृथ्वीराज चौहान हैं इनको पकड़ करके जो गौरी है ले जाते हैं, कैद में डाल देते हैं। और वहाँ पर गौरी से कोई बताता है कि जो पृथ्वीराज चौहान है वो शब्द वेदी बाढ़ चलाना जानते हैं, यानी कि शब्द सुनकर वो बाढ़ चला देंगे। तो इसको चेक करने के लिए जो गौरी हैं वो अपने सिंहासन को बहुत ऊंचाई पर स्थापित करते हैं मचान पे, और वहाँ पे बैठते हैं और जो है पृथ्वीराज चौहान को आवाज़ देते हैं कि मतलब आप बाढ़ चला के दिखाइए कि क्या ये सच है। और वहाँ पे जो पृथ्वीराज चौहान है वो शब्द भेदी बाढ़ चलाते हैं और पृथ्वीराज जो गौरी है उनको बाढ़ लग जाता है और गौरी की मृत्यु हो जाती है। ये बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता, यानी कि ये मिथक है या ऐसी कहानी रच दी गई है। क्योंकि अगर उस समय गौरी की मृत्यु हो जाती तो उसके बाद जो आप देखेंगे चंदावर का युद्ध हुआ वो कैसे करते गौरी, या उसके बाद आप देखेंगे लंबे समय तक जो भारत पर बार बार आते रहे और यहाँ पे आक्रमण करते रहे, वो सारा चीज़ कैसे हो पाता। यानी कि जाहिर सी बात है कि जो गौरी हैं उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई थी, या वो जीवित थे या उन्होंने क्या किया, इसके बारे में हमारे पास कोई एथेंटिक जानकारी नहीं है आज तक। इतिहास इस पे मौन है या नहीं जानता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मिन्हाज सिराज है, एक लेखक है, राइटर है, उन्होंने क्या लिखा, इनके अनुसार उनकी हत्या, यानी कि चौहान जो पृथ्वीराज चौहान है उनकी हत्या तत्काल ही कर दी गई थी, यानी कि तुरंत उन्हें ऑन द स्पॉट मार दिया गया था युद्धभूमि में ही। एक हसन निज़ामी है, काफ़ी फेमस जो है उस समय के राइटर हैं, ये क्या लिखते हैं कि उन्हें अजमेर ले जाया गया जहां चौहान ने गौरी के अधीन कुछ दिनों तक शासन किया, और इस बात का उल्लेख सिक्कों से मिलता है। इसके अलावा जो तीसरी बात है जो कि हमारे यहाँ की देसी जो है सोच या बातें हैं जो चंद्रबरदाई ने लिखा है, जो कि उनके दरबारी कवि हैं चंद्रबरदाई, इन्होंने क्या कहा कि चौहान को गजनी ले जाया गया जहाँ पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाकर गौरी की हत्या कर दी थी। तो ये इस तरह की बातें हैं उनके बारे में जो प्रचलित हैं, और इसमें कितनी सच्चाई है और कौन सी बात 100% सही है ये तो पता नहीं है बच्चों। आगे देखेंगे 1192 में भारतीय क्षेत्र का प्रशासक गौरी ने ऐबक को बना दिया, ऐबक को बनाया और गजनी लौट गया। यानी कि जो मोहम्मद गौरी हैं इन्होंने ऐबक को जो है प्रशासक बना दिया भारतीय क्षेत्र का। 1192 के युद्ध के बाद जो भी क्षेत्र उनके साम्राज्य में मिला था या जो भी उन्हें मिला, उस क्षेत्र पर उन्होंने ऐबक को अपना प्रशासक बनाया या प्रतिनिधि बनाया, और खुद वो गजनी लौट गए, क्योंकि जो गजनी का साम्राज्य था काफ़ी बड़ा था और उनके जो बड़े भाई थे अब बूढ़े हो रहे थे और उसे संभालना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो बार बार जो गौरी हैं इन्हें वापस अपने पुराने क्षेत्र में लौट जाना पड़ रहा था। तो यहाँ पे आप देखेंगे
कि ये वापस लौट गए हैं 1192 में जो है गौरी है वापस लौट गए हैं ऐबक को प्रशासक बना करके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 1194 ईस्वी में गौरी पुनः लौटते हैं, यानी कि 2 साल बाद वो फिर से अपने साम्राज्य का विस्तार करने या अपने साम्राज्य की निगरानी करने के लिए आते हैं। 1192 में वापस इंडिया आते हैं और भारत आए, और भारत आने के बाद उन्होंने क्या किया है, ऐबक की मदद से जयचंद को हराया, यानी कि चंदावर का युद्ध हुआ, चंदावर का युद्ध हुआ। और ये युद्ध आप जानते हैं 1194 में हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वही जयचंद है जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ गौरी की मदद की थी, और इनकी भी हत्या कर दी जाती है इस युद्ध के बाद, और ये युद्ध जीत जाते हैं जो गौरी हैं। आगे इसके बाद इन्होंने कन्नौज पर अधिकार कर लिया, कन्नौज को जीता, और फिर से जो गौरी हैं इन सारे क्षेत्रों पर अधिकार करने के बाद गौर राजवंश को लौट जाते हैं या गजनी राजवंश में लौट जाते हैं। तो ये आते हैं और बहुत ही बढ़िया जो आप देखेंगे क्षेत्र है कन्नौज का, उस पर भी अधिकार कर लेते हैं, और जो जयचंद का गढ़वाल राजवंश है उनको हरा करके उनके साम्राज्य को भी मिला लेते हैं दिल्ली में। और ये सारी चीज़ें छोड़ करके ऐबक के अधीन वो लौट जाते हैं गजनी राजवंश अपने पुराने साम्राज्य को व्यवस्थित करने के लिए। इसके बाद आप देखेंगे कि जो वहाँ के राजा हैं, यानी कि उनके जो भाई हैं, वो वहाँ पे शासन कर रहे थे जिनका नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी, उनकी मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद जो गजनी साम्राज्य है वो पूरी तरह से मोहम्मद गौरी के अधीन हो जाता है। लेकिन ये जब उनके भाई की मृत्यु होती है तो ऐसा अफवाह फैल जाता है इंडिया में कि जो मोहम्मद गौरी हैं उनकी मृत्यु हो गई है, और इस बात का जैसे ही लोगों को सूचना मिलती है तो भारत में जगह जगह जो है विद्रोह करना लोग शुरू करते हैं या अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास करने लगते हैं। और जो मोहम्मद गौरी हैं उनको तीसरी बार भारत आना पड़ता है, उसको भी देखेंगे। आगे है 1197 में ऐबक ने गुजरात पर हमला कर भीम द्वितीय को पराजित किया। ये बहुत ही शक्तिशाली शासक हैं, इन्होंने गौरी को भी हराया, इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को भी हराया, लेकिन ऐबक ने इनको बड़ी सूझबूझ के साथ हरा दिया था और गुजरात पर अधिकार कर लिया। 1203 में चंदेल शासक परमार्दी देव को पराजित करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। इनको पृथ्वीराज चौहान ने भी हराया था और ऐबक ने भी हरा करके इनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया है। इसके अलावा ऐबक ने कालिंजर पर भी अधिकार कर लिया और जो खजुराहो का क्षेत्र है उस पर भी अधिकार कर लिया, यानी कि जो साम्राज्य विस्तार का काम है जो गौरी ने शुरू किया था उसे ऐबक आगे बढ़ा रहे हैं और बखूबी बढ़ा रहे हैं। गुजरात का क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, चंदेलों को ऊपर आक्रमण करके अधिकार कर लिया, कालिंजर पर अधिकार कर लिया और खजुराहो के क्षेत्र पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया है। और इनका जो क्षेत्र है आप देख रहे हैं लगभग मध्य भारत तक पहुंचने लगा है, तो बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया है ऐबक ने। यहाँ आप देखेंगे 1203 ईस्वी में गौरी के बड़े भाई की मृत्यु हो गई और जहाँ जो आप देखेंगे गजनी साम्राज्य पर पूरी तरह से अब मोहम्मद गौरी का अधिकार हो चुका है क्योंकि अब उनके भाई नहीं हैं। तो ऐसे में जो पंजाब के खोखर लोग हैं इन्होंने विद्रोह कर दिया क्योंकि इन्हें लगा कि जो गौरी हैं उनकी मृत्यु हो गई है, क्योंकि दोनों लोगों का नाम सेम था, वो गयासुद्दीन गौरी थे और ये मुइजुद्दीन गौरी थे। गयासुद्दीन गौरी बड़े थे, उनकी मृत्यु हो गई, तो इस बात का अफवाह सुन करके जो खोखर हैं इन्होंने विद्रोह कर दिया और 1205-6 में गौरी को फिर से भारत आना पड़ा इस विद्रोह को दबाने के लिए और इसका ये अंतिम अभियान था। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गौरी का अंतिम अभियान कौन सा था, तो यही गौरी का अंतिम अभियान हो जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे सिंधु नदी के किनारे इस मतलब जो है विद्रोह को दबाकर जब वो वापस लौट रहे थे तो वहाँ पे दयमक नामक स्थान पर नमाज पढ़ते हुए उनकी हत्या कर दी गई और ये हत्या करमातियों ने कर दिया था, जो एक धर्मांध अनुयायी थे और ये ज़्यादातर जो अनुयायी थे वो माना जाता है हिंदू या बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और इन्होंने जो गौरी है उनकी हत्या कर दी थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो अगर वहाँ पे ऑप्शन में करमाती हो तो करमाती सही हो जाएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में करमाती नहीं है तो खोखर आंसर आपका सही हो जाएगा बच्चों। इन्हीं लोगों ने ही गौरी की हत्या की है जिनका दमन करके गौरी फिर से वापस गजनी को लौटने का प्रयास कर रहे थे। थोड़े से और पॉइंट्स हैं, इनको भी देख लेते हैं। भारत में गौरी के कुछ सिक्के पाए गए हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, जिनके एक तरफ शिव के नंदी का चित्र बना है और साथ में जो आप देखेंगे पृथ्वीराज शब्द लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में, और वहीं दूसरी तरफ घोड़े की आकृति बनी है तथा मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ है, यानी कि एक सिक्का मिला है। उस सिक्के पे एक तरफ जो है जो आप देखेंगे कि शिव का जो बैल नंदी है उसका चित्र बना है और साथ में पृथ्वीराज का नाम लिखा है
और उसके दूसरे साइड में घोड़े का चित्र बना है और साथ में मोहम्मद शाम लिखा है। तो इससे पता चलता है कि जो पृथ्वीराज चौहान हैं वो कुछ दिनों तक शासन किए होंगे गौरी के अधीन, लेकिन ये पूरी तरह से प्रमाणित नहीं होता। गौरी के कुछ सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति भी बनी हुई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी है कि किस शासक के सिक्के पर या किस विदेशी शासक के सिक्के पे लक्ष्मी की आकृति बनी है, तो मोहम्मद गौरी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, यानी कि इनके कोई बच्चे नहीं थे। इन्होंने बहुत सारे दासों को खरीदा था और दासों को ही अपने पुत्र की तरह पाला था, प्रशिक्षण दे करके उनको अपना साम्राज्य दिया था। इन्होंने कहा था मेरे पास पुत्र तो नहीं है, लेकिन मेरे जो दास हैं वो किसी पुत्र से कम नहीं है। मेरे मृत्यु के बाद ये मेरे साम्राज्य का विस्तार करेंगे, मेरे नाम का प्रचार करेंगे या मेरा यश, मेरा वैभव पूरे विश्व में बढ़ाएंगे। तो इन्हें अपने दासों से बड़ा प्यार था, बहुत विश्वास था इन्हें अपने दासों के ऊपर, और उसमें खास करके 3 दास, जिसमें सबसे प्रिय जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, दूसरे एल्दौस थे और तीसरे कुबाचा थे, जिन पर ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे और इन्हें अपने बच्चों की तरह मानते थे। 1192 में गौरी ने ऐबक को भारतीय क्षेत्र का प्रशासक बनाया था, इसीलिए इनकी मृत्यु के बाद जो गौरी हैं, मतलब गौरी की मृत्यु के बाद जो ऐबक हैं वो भारतीय क्षेत्र के प्रशासक बन जाते हैं या इस पर इनका अधिकार हो जाता है। और बाकी के जो हैं, जो गजनी का क्षेत्र है ये एल्दौस को मिल जाता है, जो दूसरे दास हैं एल्दौस, नाम याद रखेंगे आप लोग। तीसरा जो कुबाचा हैं, ये तीसरे दास हैं, इनको उच्च का क्षेत्र मिल जाता है जो मुल्तान के आसपास का क्षेत्र है। तो इम्पॉर्टेंट है कि जो भारत का क्षेत्र है वो ऐबक को मिला है, जो गजनी का क्षेत्र है वो एल्दौस को मिला है, और जो उच्च का मुल्तान का क्षेत्र है ये कुबाचा को मिल गया है। लेकिन जो एल्दौस है ये फिर भी भारतीय क्षेत्र पर दावा करते हैं कि हमें वहाँ भी अधिकार मिलना चाहिए। ये मैंने मैप बनाया बच्चों आप लोगों के लिए कि यहाँ पे एक ऐसे मोहम्मद गौरी हैं जो वो आक्रमण करते हैं, और जो पहला आक्रमण है वो मुल्तान पर करते हैं 1175 में और इस पर अधिकार कर लेते हैं। ये पहला विजय था उनका भारत में, और उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं, सिंध पर अधिकार कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे सिंध है इस पर भी अधिकार कर लेते हैं। और आगे बढ़ने के बाद इन्होंने गुजरात पर आक्रमण किया था, और जहाँ पर आपने देखा था भीम द्वितीय ने इनको हरा दिया था, भीम द्वितीय ने हराया, और हारने के बाद इन्होंने सोचा कि हमें जो है फिर से आक्रमण करना होगा पंजाब पर, और पहले पंजाब पर अधिकार करना होगा, और उन्होंने इसके विजय का जो ख्याल है उसको छोड़ दिया, और यहाँ से ये वापस लौटते हैं और फिर ये पंजाब के क्षेत्र में आक्रमण करते हैं। और पंजाब पर मैंने आप लोगों को बताया था उस समय जो गजनी राजवंश का एक कमज़ोर उत्तराधिकारी था जो शासन कर रहा था, उसको हराने के बाद ये पंजाब पर अधिकार कर लेते हैं, और फिर एक एक करके सियालकोट जो यहाँ पड़ता है ये भी पंजाब का ही क्षेत्र है, सियालकोट जो कि आज आप देखेंगे वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तो पंजाब है पाकिस्तान वाला, सियालकोट उस पर भी अधिकार किया, फिर लाहौर पर अधिकार किया, इन सारे क्षेत्रों पर अधिकार किया। मुल्तान पहले से इनके साम्राज्य में था। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है, इनको दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ना है, लेकिन ये जो दक्षिण पूर्व का क्षेत्र है दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, ये आप देखेंगे चौहान राजवंश के अधीन है और वहाँ पे पृथ्वीराज तृतीय का शासन है। ऐसे में जो गौरी हैं और पृथ्वीराज तृतीय हैं इनका अब आपस में जो है लड़ाई संभव है, यानी कि जो पृथ्वीराज चौहान है इसके पहले इन क्षेत्रों पर अधिकार कर चुके हैं, कालिंजर पर, खजुराहो पर अधिकार कर चुके हैं, उन्होंने इस क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया है। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान यहाँ आते हैं तो भीम द्वितीय से हार जाते हैं और ये क्षेत्र अभी किसी के अधीन नहीं है। अब यहाँ पर दोनों लोग लड़ेंगे और तराइन का प्रथम युद्ध होगा, द्वितीय युद्ध होगा, द्वितीय युद्ध से फाइनल हो जाएगा कि जो गौरी हैं वही शासन करेंगे भारत पर, और ये जो क्षेत्र है मोहम्मद गौरी के अधीन आ जाएगा, और यहाँ का शासक वो या प्रशासक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को बना करके वापस गजनी लौट जाएंगे। यहाँ पे गजनी राजवंश है। उसके बाद फिर यहाँ आएंगे, आप देखेंगे 1194 में, और 1194 में आने के बाद इन्होंने क्या किया है, यहाँ आप देखेंगे जो क्षेत्र है अनिलवाड़ या जो चंदावर का युद्ध करते हैं ये 1194 में, उसमें इन्हें सारे क्षेत्र मिल जाते हैं, और ये अभियान करने के बाद ये वापस फिर से लौट जाते हैं अपने जो है गजनी साम्राज्य में। लेकिन उसके बाद तीसरी बार जब इन्हें पता चलता है कि जो खोखर है उन्होंने विद्रोह कर दिया, तो ये वापस आते हैं, तीसरी बार भारत पर आक्रमण करते हैं और इन क्षेत्रों को जीतते हैं। उसके पहले जो गौरी हैं वो भीम द्वितीय को हरा देते हैं, इस पर अधिकार कर लेते हैं, खजुराहो पर अधिकार कर लेते हैं, कालिंजर पर अधिकार कर लेते हैं, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत है इसका जो क्षेत्र विस्तार है इस तरह से हो चुका है। ये पूरा क्षेत्र अब दिल्ली के सल्तनत के हाथों में आ गया, यानी कि ये पूरा उत्तर पूर्व का गजनी तक का जो क्षेत्र है ये दिल्ली सल्तनत में आ चुका है, जिसमें जो ऐबक हैं वो दिल्ली पर शासन करेंगे। और जो आप देखेंगे
गजनी है, यहाँ पर यल्दौज का हो जाएगा, यल्दौज, क्योंकि गौरी की हत्या हो जाएगी सिंधु नदी के किनारे, यहाँ पे यल्दौज होंगे। और ये जो मुल्तान और उच्च का क्षेत्र है, यहाँ पर आप देखेंगे कुबाचा का शासन हो जाएगा, कुबाचा। तो ये 3 लोगों के बीच पूरा साम्राज्य बट जाएगा और फिर ये लोग आपस में लड़ेंगे। अब आगे आपको हम बताएंगे कि कैसे ऐबक इसको सुलझाते हैं और पूरे साम्राज्य पर अपना जो है प्रभुत्व स्थापित करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आई होप आज आप लोगों को गौरी का जो साम्राज्य विस्तार है, ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।